तो सबसे पहले यहाँ इंस्पायर सीरीज में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाटकीय रूप से काम कर गया है। मैं पहले से ही इस वास्तव में प्रतिष्ठित बौद्धिक सभा को संबोधित करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहा हूँ, जिसमें लोग हार्वर्ड से हैं, एक जगह जहाँ मेरी माँ ने सोचा था कि मैं कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं क्या, बहुत से लोग मेरे पहले बोले हैं और उन्होंने भारत के लिए अपने सपनों का शानदार वर्णन किया है और आंकड़े तथा तथ्य दिए हैं जो या तो संदेहजनक हैं और जैसे मिस्टर ओबर कहते हैं आकांक्षात्मक हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक अभिनेता हूं और मैं आपको अपने सपने बेहिचक बताने जा रहा हूं, क्योंकि यही वह चीज़ है जो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूं। और मेरा मतलब है, जब हम सपनों की बात करते हैं, हमारे पास हमारे महानतम वैज्ञानिकों और परोपकारियों में से एक डॉ अब्दुल कलाम हैं और उन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प कहा। उन्होंने कहा, सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सच्चे सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उन्होंने कहा कि रस्टा, जब आपके पास वो सपना एक बार होता है तो वह एक सपना होता है, जब वो 2 बार होता है तो वह एक इच्छा बन जाता है, और जब आप उसे लगातार तीसरी बार देखते हैं तो वह एक जुनून, एक उद्देश्य और एक लक्ष्य बन जाता है। और यही वह जुनून है जिसके साथ मैं भारत 2030 के लिए अपनी कल्पना को देखना चाहता हूं। और वह एक सपना देखने वाला भी था। और आप जानते हैं, लेकिन उसने एक बात कही जो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे अधिक समझ में आती है, जो मैंने अपने देश के लिए देखा है। उसने कहा, अगर मेरे पास एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे हों तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में बिताऊंगा। इसमें एक महान दर्शन छुपा है। इस त्वरित संतोष की युग में हम बस सोचते रहते हैं कि हम इन सभी लक्ष्यों को सिर्फ ये ट्वीट करके हासिल कर सकते हैं। ये सच नहीं है। मैं वास्तव में मानता हूं कि उस क्वांटम बदलाव के लिए एक मिशनरी उत्साह की आवश्यकता है, जो 2030 को, जो मैं अभी सपना देख रहा हूं, वो बना सकता है। और बस भारत को एक देश के रूप में देखें, कितना अनोखा अनोखा देश वास्तव में। हजारों साल पुरानी संस्कृति और परंपरा, अनेकों आक्रमण, कई वर्षों तक विदेशी शासन, और फिर भी हमने किसी तरह अपनी पहचान बनाए रखी। हमने किसी तरह अपनी भारतीयता बनाए रखी है। हमारे विश्वास, हमारी आस्था, और आप जानते हैं, हाँ, हमारी कुछ कमियां भी हैं। ये आप जानते हैं, भ्रष्टाचार है, हिंसा है, विभिन्न धर्मों और संप्रदायों और जातियों के बीच मतभेद हैं और सब कुछ। लेकिन मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सकता। भारत को देखें, इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें, हम वास्तव में इतना बुरा नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के अन्य सभी देशों को देखें, हमारे पड़ोसियों को देखिए, उसकी तुलना में भारत में कोई कुछ सही कर रहा है, जिसके कारण हमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता है और 2026 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रक्षिप्त किया जा रहा है और दुनिया का सबसे शिक्षित और युवा राष्ट्र कहा जा रहा है, और यह अभी भी एक कार्यशील लोकतंत्र है। तो चलिए पहले इस बात को स्वीकार करें कि भारत में कुछ लोग हैं जिनके पास सही विचार और राष्ट्र को आज जहां हम हैं वहां तक ले जाने की क्षमता है। उस धारणा के तहत हम उन समस्याओं के लिए बहुत अनोखे समाधान खोजने में भी सक्षम हैं जो आमतौर पर दुनिया का सामना करती हैं। और उनमें से एक निश्चित रूप से यह तथ्य है कि हमने अहिंसा और असहयोग के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की। किसने सोचा होगा कि यह संभव था? हमारे पास कुछ अन्य नहीं, सच में मेरा मतलब है, यह तब भी उतना ही क्रांतिकारी विचार था जितना कि आज है। और एक धोती पहने व्यक्ति आस्था और विश्वास और पूरी निष्ठा के साथ हमारे लिए ऐसा कर सका। आप जानते हैं, महात्मा गांधी, और यह एक अद्भुत देश है लोगों का, जैसे महावीर, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी और फिर भगत सिंह, जिनके पास भी एक सपना था। उन्होंने 85 वर्ष पहले सपना देखा था कि मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूं जहां कोई शिशु दूध के अभाव में ना रोए, कोई युवा प्रासंगिक शिक्षा से वंचित नहीं है, और कोई युवक दर दर जाकर रोजगार की तलाश में नहीं भटकता। दुख की बात है कि आज भी यह एक सपना ही है, और मैं 2030 का वह सपना देखता हूं जब यह सपना अप्रासंगिक हो जाए। मैं सपना देखता हूं कि सन 2030 आएगा जब हर कोई इस हद तक संतुष्ट होगा कि वे वास्तव में कला और संस्कृति के लिए अधिक समय समर्पित कर सकें, जो हमारे देश का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अब हमें एक स्वस्थ राष्ट्र बनने की आवश्यकता है ताकि ऐसा हो सके। और जब मैं स्वस्थ कहता हूं तो मुझे अपनी हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म याद आती है जिसमें मुझे एक बॉक्सर की तरह दिखना था और मेरी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स को ऐसा ही दिखना था। तो मैंने सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर काम करने का फैसला किया जो कपड़ों के बाहर दिखते हैं। तो मैं सिर्फ अपनी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और कंधों पर काम कर रहा था। लेकिन आप जानते हैं, अचानक मुझे एहसास हुआ
मेरे हाथों और बाइसेप्स में जो ताकत थी वह वास्तव में मेरे लिए फिट दिखने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि यह असंगत वृद्धि है। ये उस तरह की वृद्धि है जो आपको फिट या मजबूत नहीं बनाएगी, बल्कि वास्तव में आपको अपर्याप्त दिखाएगी। और यही आज भारत में हो रहा है। हर कोई कहता है कि हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जनसंख्या, हम आने वाले वर्षों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होंगे। और आप जानते हैं, आर्थिक महाशक्ति और रॉकेट और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठता के साथ जिनसे मैं परिचित हूं, और फिर आईटी दिग्गज और स्मार्ट शहर। लेकिन महोदयगण और देवियों, मैं वास्तव में मानता हूं कि स्मार्ट शहरों से ज्यादा हमें स्मार्ट गांवों की आवश्यकता है, और यही मुख्य रूप से वह है जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूं। आप जानते हैं, कोई भी राष्ट्र उतना ही मजबूत होता है जितना उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है, और ग्रामीण भारत हमारी सबसे कमजोर कड़ी है। देखिए, यह महत्वपूर्ण है कि विकास और प्रगति गांव वालों के भी आर्थिक स्वतंत्रता, महाशक्ति बनने जैसे उन सभी तकनीकी जो एक सफल देश के लिए गढ़े गए हैं की ओर बढ़ने के साथ साथ चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि हम उन्हें नजरअंदाज करने लगे हैं। हम वास्तव में यह मानने लगे हैं कि ये एक बहुत दिलचस्प पंक्ति है जो मैंने पाई है, जहां वे कहते हैं कि हर कोई मानता है कि वे जानते हैं कि क्या आवश्यक है। घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनता है मम्मी की प्यारी मुस्कान से, पापा के शांत आशीर्वाद से, और उस एक कप चाय से जो सबको एक साथ बिठा दे। जिरकॉन स्वीट होम चाय, वो स्वाद जो घर जैसा लगे, न ज्यादा तेज न फीका, बस एकदम मम्मी के हाथों जैसी चाय। हर सुबह जब एक कप से पूरे घर में खुशबू और अपनापन भर जाए तो समझो ये सिर्फ चाय नहीं, जिंदगी की मिठास है। जिरकॉन स्वीट होम चाय हर दिल को जोड़े, हर घर में घुले। ऑर्डर नाउ सिर्फ t.zirconshop.in पर। देश के बाकी हिस्सों के साथ कमजोर और गरीब लोगों को बराबरी पर लाने के लिए, ठीक है। और हम हमेशा यह मानकर शुरू करते हैं कि यही वे चाहते हैं। इस तरह हम गरीबों और गांवों की मदद कर सकते हैं, और यही उनकी जरूरत है। और हम गलत साबित होते हैं, क्योंकि जब आप मान लेते हैं, जैसा कि वर्तनी बताती है, आप और मुझे मूर्ख बना देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यह मेरे एक दोस्त के साथ कैसे हुआ। उसका नाम था, वह बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है, एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, और उसे अपने मरीज श्री अब्दुल से फोन आया, जिन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी बहुत बहुत बीमार है और उसके पेट में बहुत दर्द है, और वह बैठ नहीं सकती, और वह सो नहीं सकती, और उसे बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूं? और उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। और आजकल के सभी मरीजों की तरह उसने अपना रिसर्च कर रखा है। वह इंटरनेट पर गया और उसने कहा, और डॉक्टर ने कहा, मीना गौरव, चिंता मत करो, मुझे संभालने दो। और उन्होंने उसे चेक किया और कहा, उसे संक्रमित अपेंडिक्स है, तो मुझे सर्जरी करनी होगी और वह ठीक हो जाएगी। सर्जरी की गई, वह ठीक थी, और डॉक्टर और अब्दुल खुश थे। 1 साल बाद वह डॉक्टर को फिर से फोन करता है और कहता है, सर, मेरी पत्नी को पेट दर्द हो रहा है, कृपया अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दें, वह ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर मनोहर ने कहा, भी सुनो, मैं डॉक्टर हूं, मुझे वही डायग्नोज करने दो जो मुझे करना है, कृपया उसे क्लिनिक में लाओ और हम उसे ठीक कर देंगे। वह कहता है, नहीं, हाँ सर, उस ऑपरेशन की तारीख तय कर दो, हम आधे घंटे में कर देंगे और हम वापस आ जाएंगे, बस उसका अपेंडिक्स निकलवाना है। अब उसका सब्र टूट रहा है। वह कहता है, बीने मुझे निदान करने दो अब्दुल, उसे क्लिनिक में लाओ। और वह अब भी जिद कर रहा है, और अंत में डॉक्टर का सब्र जवाब दे गया और उसने कहा, सुनो, मैं डॉक्टर हूं और मुझे तुम्हें यह बताना है कि हर इंसान के पास केवल एक अपेंडिक्स होता है, और मैंने पहले ही अपेंडिक्स निकाल दिया है, इसलिए मुझे मेरा काम कैसे करना है यह मत बताओ। अब्दुल ने बहुत धैर्य से इंतजार किया जब तक डॉक्टर अपनी धारणाओं को समाप्त कर दें, और फिर उसने बहुत होशियारी से जवाब दिया। उसने कहा, साहिब, मैं आपसे सहमत हूं, हर इंसान के पास एक अपेंडिक्स हो सकता है, लेकिन एक आदमी की 2 पत्नियां हो सकती हैं, सही? तो जब हम ये मानना शुरू करते हैं कि ग्रामीण भारत को क्या चाहिए, हम जो सबसे खतरनाक चीज करते हैं वह यही है। मेरे बड़े अनुभवों में, वास्तव में ग्रामीण भारत में शूटिंग करने के दौरान, आप जानते हैं, और गांवों में और छोटे ग्रामों में, जैसा कि इसे तमिल में कहते हैं, वास्तव में छोटे स्थानों पर मुझे एहसास हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि इस विशेष गांव के व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वित्तीय बोझ क्या है? क्या आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि उसका सबसे बड़ा वित्तीय बोझ क्या है? 5 मिनट? आज मैं 20 मिनट बोलने वाला हूं और मैं प्रश्नों की संख्या कम करूंगा। मैं तैयार हूं। क्या यह ठीक है? ठीक है, तो क्या आप सभी में से कोई बता सकता है? जल्दी जवाब दें। किसी को पता है कि इन छोटे गांवों में से किसी के आदमी के लिए सबसे बड़ा वित्तीय बोझ कौन सा है? चोरी। स्वास्थ्य। ठीक है, नहीं, स्वास्थ्य नहीं,
बेटी की शादी नहीं, शिक्षा नहीं, नहीं, माफ कीजिए, मध्य। धन्यवाद कि आपने मुझे याद दिलाया, पर नहीं। फिर से कहिए। दहेज नहीं, 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 नहीं। ओ, तो मेरी तीन में रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। नहीं। वित्तीय, मैं कह रहा हूं उसे वित्तीय सहायता किस चीज के लिए चाहिए? उत्तर है किसी रिश्तेदार की अकाल मृत्यु, परिवार के वरिष्ठ सदस्य की। यही एक मौका है जिसके लिए वह तैयारी नहीं कर सकता। यही एक मौका है जहां समारोह उसे निश्चित राशि खर्च करने की मांग करता है। एक निश्चित संख्या में लोगों को भोजन कराने की आवश्यकता होती है। अंतिम संस्कार के खर्चों का उपयोग करना होता है और वहीं पर वह आरण लेता है और वहीं पर वह कर्जदार हो जाता है और वहीं से उससे बचने के लिए विशेष अपमान और विनम्रता की हर साल उस कार्य को निभाने की क्षमता न होने पर, जैसा कि भारतीय परंपरा में अपेक्षित है, वह गांव छोड़ने का निर्णय लेता है क्योंकि उसे अयोग्य महसूस कराया गया है। लॉर्ड मैकिल ने सन 1735 में ब्रिटिश संसद में कहा था कि भारत पर शासन करने का एकमात्र तरीका वहां के पुरुषों को अक्षम महसूस कराना है। उन्होंने कहा, और वास्तव में ऐसा है कि जब तक उसे यह महसूस नहीं होता कि जो उसके पास है वह दूसरों की तुलना में कम है, तब तक आप उस पर शासन नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही कम समय में उन्होंने इसे सही साबित कर दिया। आज का ग्रामीण भारत खुद को असमर्थ महसूस कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे हमारे देश का हिस्सा भी नहीं है। और इसके साथ क्या होता है, वे फिर शुरू हो जाते हैं गांवों में अवसरों को देखते हुए और कह रहे हैं बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन शैली और ठीक से अंतिम संस्कार न कर पाने की कोई शर्मिंदगी नहीं। वे तय करते हैं कि वे जो हैं उसे छोड़ देते हैं और शहरों की ओर बढ़ जाते हैं। और वे जो हैं, हमारे लिए समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि वे कौन हैं। वे वास्तव में हमारी गहरी जड़ें वाली पारंपरिक संस्कृति और कहानियों के समय निर्माता और लेखाकार हैं। आप जानते हैं, आपको देखना चाहिए कि कैसे परंपरा और संस्कृति एक खुशहाल भारतीय गांव में फलती फूलती है। हमारे पास भारत में मनोचिकित्सक बड़े पैमाने पर नहीं होते और वे अभी भी एक महान स्तर की समझदारी बनाए रखते हैं। आप जानते हैं, इफ कविता में रुडयार्ड किपलिंग की एक महान पंक्ति है जहां कहा गया है, सपने देखो लेकिन सपनों को अपना मालिक न बनाओ, सोचो लेकिन विचारों को अपना लक्ष्य न बनाओ। विजय और विपत्ति से मिलना और उन दोनों धोखेबाजों को एक जैसा ही समझना। इसे कहना बहुत आसान है, लेकिन आप उन दोनों धोखेबाजों को एक जैसा कैसे समझते हैं? इसका जवाब हमारे देश की परंपरा, संस्कृति, किताबों और महाकाव्यों में है जो हमारे देश में बहुत प्रमुख हैं। भगवत गीता, कुरान, उपमहाद्वीप में उसकी व्याख्या, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, दादी नानी की कहानियाँ। और आप जानते हैं कि विविधताओं और असफलताओं को कैसे संभालना है और आप पीछे हटकर बैठ सकते हैं, खुद को दोबारा समेट सकते हैं, वापस आकर फिर से वही महिमा के साथ लड़ सकते हैं। और जब हम उन्हें नहीं देते, जब आप गांव वाले को वह नहीं देते, तो आप उसे वंचित कर रहे हैं। हम खुद को उस चीज़ से वंचित कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जीवित रहने का एक साधन है, जो कि संस्कृति और परंपरा है। तो मैं 2030 का सपना देखता हूं जहां ग्रामीण भारत बाकी दुनिया की तरह विकसित है, बाकी भारत की तरह आकांक्षी है और जहां गांव के लोग को वही अवसर दिए जाते हैं जो शहरों में उपलब्ध हैं। और कड़ी मेहनत के बाद एक ग्रामीण वाकई घर लौट सकता है, बैठ सकता है, पेय ले सकता है, अपने पैर ऊपर रख सकता है और कला, संस्कृति और कविता के बारे में सोचना शुरू कर सकता है। ये मेरा 2030 के लिए सपना होगा, एक व्यावहारिक सपना जो मेरा 2030 के लिए है। और वे सपने जो आपके माता पिता और मेरे माता पिता ने देखे जब हम कॉलेज में थे, शहरी मध्यम वर्ग, जहां सब कुछ इस बात के इर्द गिर्द घूमता था कि लड़का मेहनत से पढ़ाई करे, किसी प्रतिष्ठित तकनीकी कॉलेज में प्रवेश करे और फिर किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन कॉलेज में प्रवेश करे और अंत में ग्रीन कार्ड। और अगर वह लड़की थी तो वह ग्रीन कार्ड वाले जीवन साथी के बारे में था। मैं 2030 की कल्पना करता हूं जहां दुनिया भर के छात्र एक नीला कार्ड पाने का सपना देखेंगे, एक बार सचमुच भारत आने, यहां पढ़ाई करने और हमारे राष्ट्र के ज्ञान को आत्मसात करने का सपना देखेंगे। यह कभी सत्य था। हम दुनिया के पहले विश्वविद्यालय थे। नालंदा एक विश्वविद्यालय था जहां दूर दूर से लोग आते थे। तो ये कोई दिवा स्वप्न नहीं है, ये एक व्यावहारिक सपना है जो मेरा है और मुझे लगता है कि यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और अंततः इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं एक 2030 का सपना देखता हूं जहां हमारे पास एक योग्यता आधारित निर्वाचन आधार होगा जो अपने नेताओं का चयन करेगा और जिसके नेता यह मानेंगे कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र पर शासन करने के बजाय एक मिशनरी जोश के साथ सेवा करे।
आप जानते हैं उसी कविता से एक और पंक्ति है जो कहती है कि यदि उनके पास भीड़ से बात करने की क्षमता है फिर भी अपनी नैतिकता बनाए रखो, राजाओं के साथ चलो और साधारण लोगों से संबंध मत खोना। यदि ना अच्छे दोस्त और ना दुश्मन तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं फिर भी सभी लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अगर केवल राजनेता उस पंक्ति के मर्म को समझते तो हमारे पास 2030 तक एक प्रगतिशील देश होता जहां हम सभी न केवल देश के संचालन पर गर्व महसूस करते बल्कि हमारे राजनेताओं पर भी गर्व करते। और अंत में, तुम जानते हो मैं एक अभिनेता हूं, और जो सपना मैंने अपने लिए देखा है वो ये है कि वर्ष 2030 में मैं उतना ही प्रासंगिक हूं, मैं उतना ही सुंदर हूं, उम्मीद है। लेकिन अगर उम्र मुझ पर हावी होती है तो शायद तब तक उन्होंने मेरे चेहरे को मैप कर लिया होगा और तकनीक का इस्तेमाल करके मुझे उतना ही युवा या बूढ़ा दिखाया जाएगा जितना भूमिका के लिए आवश्यक हो। और मैं अब भी रोमांस कर पा रहा हूं उन सुंदर युवा लड़कियों के साथ जो वर्ष 2030 में उद्योग का हिस्सा होंगी। खैर, मैं देखता हूं कि इससे कई लोग उत्साहित हो गए हैं, है ना। और अंत में, एक अभिनेता के रूप में मैं संवादों का आदी और प्रवृत्त हूं। मुझे संवाद बोलना पसंद है और हाल ही में मुझे एक पंक्ति मिली जिसने मुझे चौंका दिया और मैंने सोचा कि यह एक अद्भुत हिंदी फिल्म का संवाद था जहां इस महान सज्जन ने कहा था कि जो कुछ भी मैं आज हूं और जो भी उपलब्धियां मैंने हासिल की हैं वह सब और निकट भविष्य में जो भी संभव होगा वह सब मेरी परी जैसी मां की वजह से है। क्या आपको पता है किसने ये कहा? तक क्या आप जानते हैं किसने ये कहा? हैरानी की बात यह है कि अब्राहम लिंकन। इसीलिए मैं 2030 की कल्पना करता हूं जहां हर भारतीय अपने मां के बारे में यही कहे, और सिर्फ अपनी मां के बारे में नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के बारे में भी, और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए अपनी सास के बारे में। लेकिन हे देवियों और सज्जनों, मैं क्या जानता हूं? मैं एक अभिनेता हूं। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। और